सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए नॉन फाइन आर्ट्स। क्या पढ़ाएंगे? नॉन फाइन आर्ट्स। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में नॉन फाइन आर्ट्स जैसे कि इन्फिनिटिव्स, जीरेंड और पार्टिसिपल्स, इनका बहुत यूज होता है। इसलिए मैं यहाँ नॉन फाइन आर्ट्स को या नॉन फाइन आर्ट वर्ब को लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिनमें हम इन्फिनिटिव इस आज के लेक्चर में इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। और इन्फिनिटिव कैसे बनता है? तो इन्फिनिटिव बनता है यानी वर्ब से पहले टू लगाने पर, टू प्लस B1 से बनता है। तो इसको क्लियर करेंगे। अब इससे पहले आपको ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो देखो, वर्ब दो प्रकार की होती हैं। मैं यहां से एक नया पेज ले रहे हैं जिसमें समझेंगे कि वर्ब होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो। ठीक है, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक होती है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट, और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, यह नॉन फाइनाइट वर्ब। चलो, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो पहली बात समझिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है ना। तो फाइनाइट वर्ब को समझो, वह है वर्ब जो अपने टेंस मतलब काल तथा सब्जेक्ट के बदल जाने पर बदल जाती है। तो वह वर्ब जो अपने टेंस तथा सब्जेक्ट के बदल जाने पर बदल जाती है, क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अगर वर्ब का टेंस बदल जाए तो बदल जाएगी और सब्जेक्ट बदल जाए तो बदल जाएगी। जैसे समझो एग्जाम्पल से, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। तो राम गोज टू स्कूल। दूसरा वाक्य ले ले रहे हैं, राम वेंट टू स्कूल। राम स्कूल गया। तीसरा ले रहे हैं, राम की जगह पर, एक मिनट रुकिए, अब मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूं। देखो, इस वाक्य में मैंने राम स्कूल जाता है ना, राम स्कूल जाता है। तो राम स्कूल जाता है, इसमें मैंने जो सब्जेक्ट है वो राम लिया है ना, क्या है? राम। अब जैसे ही मैंने दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट तो सेम रखा, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसका टेंस बदल दिया यानी काल, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में राम स्कूल गया। तो राम स्कूल गया तो देखो वर्ब बदल गई, क्या आ गई? वेंट। और पहले वर्ब क्या थी तुम्हारी? गोज, है ना। तो सब्जेक्ट या टेंस बदलने पर बदल गई। लेकिन अब देखो, मैं सब्जेक्ट बदलूंगा तो राम की जगह पर मैं कर दे रहा हूं, सेंटेंस यही रहेगा, ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेंगे। तो देखो, टेंस नहीं बदलूंगा, अब क्या बदलूंगा? सेंटेंस, वो सब्जेक्ट बदलूंगा। तो देखो, यू, और यू के साथ में आएगी गो टू
स्कूल। देखो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया कि पहले बारे में सिर्फ टेंस बदला, यहां पर टेंस बदला, पास्ट इंडेफिनिट कर दिया तो देखो बेंट हो गई, और जैसे ही मैंने सब्जेक्ट बदला तो गो हो गई, हो गई गो। इसी तरह से तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, बात समझ में आई? वो है वर्ब जो अपने टेंस तथा सब्जेक्ट के बदल जाने पर बदल जाती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसी वर्ब जो अपने टेंस तथा सब्जेक्ट के बदलने पर नहीं बदलती है, उसे नॉन फाइनाइट्स या नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। तो अब देखें नॉन फाइनाइट्स क्या होती है, कि ऐसी वर्ब जो अपने टेंस व सब्जेक्ट के बदलने पर नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो अपने टेंस व सब्जेक्ट के बदलने पर ऐसी वर्ब जो अपने टेंस व सब्जेक्ट के बदलने पर नहीं बदलती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब का उदाहरण लेते हैं, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, और टू रीड। ठीक है, टू रीड। दूसरा, राम वेंट टू स्कूल टू रीड। तीसरा, यू गो टू स्कूल और टू रीड। अब यहां पर देख रहे हो इन तीनों सेंटेंस में, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, टू रीड। देखो यहां पर मैंने क्या किया था कि राम गोज टू स्कूल, एक वाक्य लिया, राम स्कूल पढ़ने जाता है ना, किस लिए, टू रीड, पढ़ने जाता है। लेकिन इस वाक्य में मैंने इसका क्या कर दिया, काल बदल दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट में ले गया, तो राम वेंट टू, इसलिए यहां पर ये तो फाइनाइट वर्ब थी जो बदल गई, वेंट, तो गोज से क्या हो गई, वेंट हो गई, जब उसका टेंस बदला। लेकिन क्या नॉन फाइनाइट वर्ब बदली, नहीं, टू रीड ही रही टू रीड। इसी तरह से यू गो टू स्कूल, है ना, यू गो टू स्कूल, तो यू, जैसे ही मैंने यहां पर सब्जेक्ट बदला तो ये बदल गई, लेकिन ये बदली नहीं बदली। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती हैं जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के बदलने पर नहीं बदलती हैं, या उनका टेंस तथा सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें नॉन फाइनाइट्स या नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। जबकि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के बदल जाने पर बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि गोज, वेंट, गो, और ये बहुत सारी होती है फाइनाइट वर्ब, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ाना है। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब को। और नॉन फाइनाइट वर्ब में आज हम लेकर के आए इनफाइनाइटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाएंगे आज, इन्फिनिटिव या इनफाइनाइटिव भी बोलते हैं कुछ,
तो इन्फिनेटिव जो कि किससे बनता है, तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब को फिर से डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि जिन क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, कर्ता हुआ टेंस के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, जिन क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे और भी उदाहरण ले सकते हो, You went to आगरा, वह आगरा गया, क्यों गया, टू टीच, पढ़ाने के लिए, है ना। तुम आगरा गए पढ़ाने के लिए। यू वेंट टू आगरा, यू वेंट टू आगरा टू टीच। अब टू टीच क्या है, यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यू की जगह देखो मैं यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट बदल दे रहा हूँ कि आई, और आई टेंस भी बदल दे रहा हूँ, है ना। तो आई टेंस कर दे रहे हैं हम प्रेजेंट टेंस, है ना। आई गो टू आगरा और टू टीच, है ना, टू टीच। आई गो टू आगरा टू टीच, मैं आगरा जाता हूँ पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो देखो ये वर्ड, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसका नहीं प्रभाव पड़ रहा है, ना तो सब्जेक्ट का और ना ही उसके टेंस का। तो इसलिए ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली होती है इन्फिनेटिव। तो जो इन्फिनेटिव होती है वो कैसे बनती है, तो बता दे रहे हैं, B1 2 प्लस B1, 2 प्लस B1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा देते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2। और दूसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो पार्टिसिपल बनता है B1, पार्टिसिपल बाद में बताएंगे, पहले जीरंड समझिए, है ना। तो जीरंड कैसे बनता है, जीरंड कैसे बनेगा, तो देखो जीरंड बनता है तुम्हारा B1 प्लस ING, यानी वर्ब में ING लगा दो। लेकिन पार्टिसिपल 3 भागों में बनता है। देखो पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल B1 प्लस ING लगा करके बनता है। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, B1 प्लस ING बनेगा, पास्ट बनता है B3 से। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग प्लस B3 से, हैविंग प्लस B3 से। अगर पैसिव में होगा तो हैविंग बीन प्लस B3 होगा, हैविंग बीन प्लस B3। तो इस तरह से हमारी जो नॉन फाइनाइट्स हैं वो 3 प्रकार की हैं। एक इन्फिनेटिव जो 2 प्लस B1 से बनता है। पार्टिसिपल कैसे बनता है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल B1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल B3 और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस B3। अगर पैसिव में होगा तो हैविंग बीन प्लस B3 के रूप में बनेगा। अब है जीरंड, और जीरंड कैसे बनता है, B1 प्लस ING, B1 प्लस ING लगा देंगे तो जीरंड बनता है। तो अब मैं इनफाइनाइटिव या फिर इन्फिनेटिव को क्लियर करेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या है, 2 प्लस B1, और इस वीडियो लेक्चर में हम इन्फिनेटिव को ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आएगा उसमें पार्टिसिपल, और उसके बाद अगला आएगा उसमें जीरंड को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो हम इन्फिनेटिव को स्टार्ट कर रहे हैं। इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव कैसे बनता था, इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस B1, यानी वर्ब में क्या करते हैं हम, 2 लगा दें पहले, वर्ब से पहले। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगाने से इन्फिनेटिव बनता है।
क्या बनता है, इन्फिनेटिव करता बनता है। और जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं इन्फिनेटिव, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव, ठीक है, सिंपल इन्फिनेटिव। और सिंपल इन्फिनेटिव किसकी तरह कार्य करते हैं, तो ये नाउन की तरह कार्य करता है, नाउन की तरह कार्य करता है, करता है। और एक होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। जीरेंडियल जो इन्फिनेटिव होता है वो या तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, है ना, एडजेक्टिव, या फिर एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। तो सिंपल इन्फिनेटिव नाउन की तरह कार्य करता है और जीरेंडियल इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इन्फिनेटिव क्या होते हैं, है ना। अब सिंपल इन्फिनेटिव साफ लिखा है कि सिंपल इन्फिनेटिव वाक्यों में नाउन की तरह कार्य करता है ना, नाउन का कार्य करेगा। तो नाउन के कितने कार्य हैं, नाउन के 5 कार्य। और वो पांचों कार्यों को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि तुमने देखी होगी अगर कॉम्प्लेक्स और या फिर कंपाउंड सेंटेंस में मैंने ये नाउन की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन के 5 कार्यों का जिक्र किया था ट्रांसलेशन में, ठीक है। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब ये सारे कार्य पढ़ाए भी जाएंगे आपके लिए। तो अभी क्या है कि सिंपल इन्फिनेटिव वाक्यों में नाउन की तरह कार्य करता है। तो नाउन के 5 कार्य होते हैं। अब वे 5 कार्य कौन से हैं, वे 5 कार्य। पहला कार्य है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी भी क्रिया का कर्ता बनता है। तो कर्ता यानी सीधी बात है सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे देखो, दिन में सोना हानिकारक है। अब भाई क्या हानिकारक है या कौन हानिकारक है, प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट कर रहा है दिन में सोना। हाँ, एक बात और बता दूं, इन्फिनेटिव में क्या होता है यानी वर्ब कैसे बनता है हिंदी में, हिंदी में इसकी कैसे पहचान करोगे, है ना। तो हिंदी में पहचान करते समय क्या याद होना चाहिए, यानी वर्ब में ना, नी और ने होगा तो वो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। जैसे कि पढ़ना, है ना। तो तुमने कभी कभी वर्ब लिखी देखी होंगी कि पढ़ना के लिए क्या लिखा होता है, टू रीड, केवल रीड नहीं लिखा होगा, है ना। लिखना, तो लिखना कैसे लिखा हुआ उसमें, टू राइट। खेलना आदि, इस तरह से। तो देखो हिंदी में ना, नी, ने होता है। जैसे देखो, राम स्कूल पढ़ने जाता है, तो नॉन फाइनाइटिव वर्ब क्या है, पढ़ने, है ना, आ रहा है ना। वह है खेलने मैदान में जाता है, तो खेलने आ रहा है ना, नी, ने। तो इस तरह के ना, नी, ने वर्ब में मिलते हैं तो हम उसे हिंदी वाक्यों में पहचान लेते हैं। जैसे देखो इसमें आया दिन में सोना हानिकारक है, तो इसमें आया ना, ठीक है। तो सोने की क्या होती है, टू स्लीप, क्या लगाएंगे, टू स्लीप, यानी इनफिनिटिव कौन है, ये। तो देखो टू स्लीप इन द डे, पूरा हो गया, दिन में सोना। इज हार्मफुल, क्या है, हार्मफुल है। रिश्वत लेना, आ गया नानी ने, रिश्वत लेना अपराध है। तो टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब लेना या ग्रहण करना, ठीक है। टू एक्सेप्ट ब्राइव, टू एक्सेप्ट ब्राइव इज ए क्राइम, इज ए क्राइम, एक अपराध है ना। दूसरा देखें, देखना, है ना, देखना ही विश्वास करना है, विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है। तो देखो देखना ही विश्वास करना है, तो कौन विश्वास करना है, देखना। तो देखना कैसे बनेगा, टू और टू प्लस B1, देखना ही क्या है, सी, टू सी इज टू बिलीव, है ना, टू बिलीव।
देखना ही विश्वास करना है। मैं कहूं धूम्रपान करना हानिकारक है, तो कैसे बनाओगे आप, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। धूम्रपान करना हानिकारक है, इसे कमेंट सेक्शन में बनाना, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू ए वर्ब के आधार पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब की बात कर रहा है, तो क्या कह रहे हैं हम, यानी किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी ऑब्जेक्ट मतलब कर्म का काम करेगा। अब ये है ना वाक्य में, जैसे कि इसमें देखा था तुमने, सब जगह सब्जेक्ट बन रहा था, है ना। देखो यहाँ भी सब्जेक्ट बना है, टू एक्सेप्ट ब्राइब, दिन में सोना, ऐसे इसमें टू सी ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, और ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो बन रहा था, तो इस तरह से भी सब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और वर्ब, इस तरह से इसमें भी ऐसे ही कंडीशन थी। अब मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट बन जाता है, तो अगला ऐसे ही किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन, इनफाइनाइटिव। इनफाइनाइटिव मतलब 2 + B1 के रूप में जो दिखेगा, वो सब्जेक्ट नहीं अब ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा। तो जैसे देखो, वह नाचना पसंद करती है ना, वह नाचना पसंद करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सी और पसंद करना की लाइक और SEIS जोड़ देंगे, सिंपल है। सी लाइक्स, वह पसंद करती है क्या, नाचना। आ रहा है ना नहीं है, तो टू डांस करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टू डांस। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे है पहचाने, तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या प्रश्न करने से, है ना, क्या या किसको प्रश्न करने से हमें किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं कहूं वह क्या पसंद करती है, तो आप कहोगे कि नाचना पसंद करती है ना, तो सी लाइक्स टू डांस, है ना। तो नाचना पसंद करती है, तो ये तो हो गया वाक्य का सब्जेक्ट सी, और ये होगी वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किस रूप में है, 2 + B1 के रूप में है, तो हम कह सकते हैं ये इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव है। तो सी लाइक्स टू डांस, तो इन्फिनेटिव के रूप में, यानी इन्फिनेटिव क्या बन सकता है, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगला देखें, अधिकारी ने अपने आदमियों को गोली चलाने की आज्ञा दी, है ना। तो अधिकारियों ने क्या दी, गोली चलाने की आज्ञा, है ना, यानी फायर करने की आज्ञा। तो गोली चलाने की आज्ञा क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। जैसे देखो, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज मैन, ऑफिसर ने अपने आदमियों को आज्ञा दी। भाई क्या आज्ञा दी, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट में आई टू फायर, गोली चलाने की। और टू फायर कैसे बना है, 2 + B1 से बना है, तो 2 + B1 क्या है, एक इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव है तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब का क्या बन सकता है, इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कह रहा है ना, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो बी, है ना, और वांट चाहते हैं, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और बी के साथ SEIS नहीं लगाएंगे, तो बी वांट्स। और टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। हम क्या चाहते हैं, तो मतलब क्या चाहते हैं, क्रिकेट खेलना, सॉरी क्रिकेट खेलना, तो ये क्या है, इनफाइनेटिव, क्योंकि B + 2 + B1 से बना है। तो इनफाइनेटिव क्या होते हैं, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि जैसे नाउन बनती थी इस तरह से ये बनेगा, क्योंकि नाउन की तरह काम कर रहा है। तो अगला देखें, थर्ड नंबर पे आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, यानी वाक्य को पूरा करने वाला शब्द, ऐसे समझ रहे हो। तो किसी भी वर्ब का ये पूरक बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैं कहता राम एक ईमानदार लड़का है, तो राम इज अन ऑनेस्ट बॉय। तो अब देखो अनऑनेस्ट बॉय एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है ना, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडवर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। ये कॉम्प्लीमेंट के पूरक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट किस किस से बन सकता है, इसके लिए मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो
आपको वहां पर क्लियर कर देंगे, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन समझिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि किसी भी वाक्य को पूरक करने वाले शब्द, है ना। तो देखो जैसे मेरी इच्छा मकान खरीदने की है ना, ये वाक्य है मेरी इच्छा मकान खरीदने की है। देखो यहाँ आ रहा है खरीदने, है ना, खरीदने। तो खरीदने मतलब नानी ने यानी B1 प्लस B1 से पहले 2, है ना, B1 से पहले 2 आएगा। तो माई डिजायर मेरी इच्छा, इज मीन्स है क्या करनी, खरीदने की। तो टू परचेज ए हाउस, टू परचेज ए हाउस। देखो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्य होते हैं उनमें इजारम का यूज ज्यादा होता है ना, इजारम का। तो देखो कह रहा है माई डिजायर इज टू परचेज ए हाउस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब होती हैं जिन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब में कौन सी वर्ब आती हैं, अगर आपने शुरुआत से मेरी ट्रांसलेशन देखी होगी तो आपकी समझ में आएगी होगी कि लिंकिंग वर्ब में तुम्हारी इज, यार, एम, बाज, बर, और क्या आती है तुम्हारी इजारम, बाजबर, बिलवी और सेल्वी। वैसे तो बिलवी और सेल्वी मॉडल वर्ब के रूप में आती है, लेकिन यहाँ भी यूज कर सकते हैं हम। तो इजारम और बाजबर ये लिंकिंग वर्ब हैं। क्या है, लिंकिंग वर्ब, यानी पूरक क्रिया, इन्हें हिंदी में बोलते हैं पूरक क्रिया। और पूरक क्रिया के साथ में किसका यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट का। किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट का। इसलिए ये पूरा यहां से लेकर के शब्द कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट यानी इन्फिनेटिव भी कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है। अगला है मेरी इच्छा उससे दोबारा मिलने की है ना। तो मेरी इच्छा यानी माई डिजायर इज, और टू मीट यानी मिलने के लिए हम कहा है टू मीट, क्योंकि नानी नहीं आ रहा है उसमें मिलने के लिए। तो माई डिजायर इज टू मीट, कह रहा है हिम, ठीक है, उससे मिलने की, दोबारा की, अगेन, हिम अगेन। तो माई डिजायर इज टू मीट हिम अगेन। नेक्स्ट है देखना ही विश्वास करना है ना, देखना ही विश्वास करना है। तो ये तो देखो सब्जेक्ट है, मैंने ये बताया था कि टू सी इज टू बिलीव, जिसमें इसको बताया था ये सब्जेक्ट और ये बताया था कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो टू सी इज के साथ आया, तो टू सी इज कॉम्प्लीमेंट यानी वाक्य का पूरा करने वाला शब्द है। मैं कहूंगा देखना ही है तो वाक्य अपूर्ण है ना, तो तुम कहोगे विश्वास करना। तो विश्वास करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ऐसा शब्द डाल दिया बिलीव, टू बिलीव, विश्वास करना कि उसने वाक्य को पूरा कर दिया, इसलिए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, जैसे इज का बन रहा है ये। उसका कर्तव्य यातायात पर नियंत्रण करना है। तो किसका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य। तो हिज ड्यूटी, और इज क्या करना है, यातायात पर नियंत्रण। तो टू कंट्रोल नियंत्रण करना, टू कंट्रोल नानी नहीं आ रहा, द ट्रैफिक यातायात पर, है ना। तो हिज ड्यूटी टू कंट्रोल द ट्रैफिक। तो इसमें टू कंट्रोल क्या है, इन्फिनेटिव था। इसमें टू बिलीव क्या था, इन्फिनेटिव था। इसमें टू मीट क्या था, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव। या टू परचेज क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। चाहे तो इन्फिनेटिव भी बोल सकते हो या इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अगला जो काम है नाउन का चौथा कार्य होता है कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का कर्म बनना, प्रीपोजिशन का कर्म बनना। तो देखो मैं सोने वाला हूं, है ना, मैं सोने वाला हूं। तो आई एम, अब देखो नानी नहीं आ रहा, सोने, तो अबाउट प्रीपोजिशन है, और टू स्लीप, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैं सोने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू स्लीप। क्या आप अवकाश ग्रहण करने वाले हैं, है ना, क्या आप रिटायर होने वाले हैं, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तो आर यू अबाउट टू रिटायर्ड। अब देखो टू रिटायर्ड आ रहा है, इन्फिनेटिव है, किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वक्ता बोलने वाला ही था, तो द स्पीकर बाज, अब था थी आ रहे हैं, तो बाज अबाउट टू स्पीक, तो अबाउट टू स्पीक क्या है, टू स्पीक, ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ ए, सॉरी, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। अध्यापक पढ़ाने वाले ही थे, है ना, तो अध्यापक पढ़ाने वाले ही थे आ गया, तो द टीचर वाज अबाउट टू टीच। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अबाउट वाला यूज पढ़ाया था, उसमें ये अबाउट टू का यूज पढ़ाया था, जिसमें टू इन्फिनेटिव करके लगा, सॉरी, टू प्लस B1 होती है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट
टू ए प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन क्या होता है कि किसी नाउन में, बिल्कुल सरल भाषा में बता दूं, किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ही केस इन अपोजिशन कहलाती है। जैसे मैं तुम्हारे लिए बताऊं कि जैसे हम बात करें कि राजा दशरथ की बात कर रहे हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, ये वाक्य सीधा हो गया है ना। अब मैं इसी वाक्य बोल सकता हूँ, अयोध्या के नरेश, है ना, राजा दशरथ जिनके पुत्र राम, है ना, जिनके पुत्र राम थे, उनकी 3 रानियां थीं। अब तो जो मैं शब्द में बोला का राजा, ठीक है, दशरथ राजा से पहले जो शब्द बोला का अयोध्या के नरेश, है ना, जी एक्स्ट्रा जानकारी तो है राजा के बारे में, यानी राजा जो दशरथ राजा हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी है, और एक्स्ट्रा और जानकारी देना है कि जिनके पुत्र भगवान राम थे, उनकी 3 रानियां थीं। तो राजा दशरथ के बारे में एक नाउन है और उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही कि अयोध्या नरेश थे और जिनकी 3 रानी, जिनके मतलब पुत्र राम थे। तो वो क्या हो जाता है, केस इन अपोजिशन हो जाता है, केस इन अपोजिशन। तो इसी प्रकार से इस वाक्य को समझेंगे, ठीक है, कि ये जो तुम्हारा इन्फिनिटिव है B2 + B1, वो भी किसी तरह काम करेगा, 2 + B1 किसी तरह काम करेगा केस इन अपोजिशन की तरह। तो देखो, मेरी परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। और एक बात और बता दूं कि केस इन अपोजिशन वाले वाक्य इसमें इट से बनते हैं, ठीक है, किससे बनेंगे, इट से। तो देखो, संदेहात्मक है ना, तो इट इज डाउटफुल। तो क्या है भाई डाउटफुल, है ना, तो इट इज डाउटफुल फॉर मी, मेरे लिए संदेहात्मक है। अब क्या संदेहात्मक है, परीक्षा में सम्मिलित होना, है ना, तो टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो जो इन्फिनिटिव है ना, टू अपीयर, उसका मतलब है दिखना या सम्मिलित होना, कि परीक्षा में बैठना या परीक्षा में सम्मिलित होना, वो किसकी तरह काम कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा जानकारी की तरफ सम्मिलित होना। क्या है भाई, एक्स्ट्रा जानकारी। इट इज डाउटफुल, क्या डाउटफुल है, परीक्षा में सम्मिलित होना। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, ठीक है। हवा के बिना जीवित रहना असंभव है, तो इट इज इम्पॉसिबल, क्या है इम्पॉसिबल, टू लिव विदाउट एयर। तो देखो बनना है, इनफाइनाइट बनना है, टू लिव विदाउट एयर। तो केस इन अपोजिशन बता रहा है कि क्या इम्पॉसिबल है, तो टू लिव विदाउट एयर, यानी हवा के बिना जीवित रहना। अगला है, अपने माता पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है ना, तो इट इज योर ड्यूटी। तो क्या है तुम्हारी ड्यूटी, टू ओबे योर पेरेंट्स, टू ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानना। तो इनफाइनाइटिव यहां पर केस इन अपोजिशन है, यानी नाउन के बारे में क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा है। मैं कहता हूं इट इज योर ड्यूटी, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अब यहां पर मैंने लगा दिया तुम्हारा कर्तव्य है कि टू ओबे योर पेरेंट, अपने माता पिता की आज्ञा मानना। या फिर ये भी बोल सकता हूं मैं, तुम्हें क्या यातायात के नियमों का पालन करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है ना। या फिर अच्छी शिक्षा ग्रहण करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। ये सारी जो चीजें बताई जा रही है एक्स्ट्रा जानकारी, वो केस इन अपोजिशन में आती है। तो नाउन के कितने कार्य हैं, 5। मैंने पहले ही बता दिया था कि नोट, इसमें इट का प्रयोग होता है, किसमें, केस इन अपोजिशन में। अब तो नाउन थे, तो नाउन के अनुसार नाउन के कितने कार्य बताए गए थे, 5। एक था सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाती थी। दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, जैसे ऑब्जेक्ट नाचना बना था, है ना। और किसी वर्ब का तीसरा था कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, यानी वाक्य को पूरा करने वाला शब्द बन सकते थे। और चौथा था ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का कर्म बन जाते थे, जैसे आई एम अबाउट टू स्लीप, है ना। तो टू स्लीप क्या है, प्रीपोजिशन का कर्म है। अगला था केस इन अपोजिशन, तो किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता था, कौन,
केस इन अपोजिशन में, तो कौन दे रहा है, सब जगह इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव ही दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जीरेंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है, जीरेंडियल इन्फिनेटिव। तो मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरे थे जीरेंडियल इन्फिनेटिव। तो जीरेंडियल इन्फिनेटिव का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो समझो भाई। तो जीरेंडियल इन्फिनेटिव द्वारा एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का कार्य प्रकट करता है। किसका करता है ये, जीरेंडियल इन्फिनेटिव द्वारा एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का कार्य प्रकट होता है, ठीक है, कार्य प्रकट होता है, ऐसे लिखना, होता है, इसको काट लीजिए। जैसे हम बताएं तो ये क्या करेगा, एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द, और एडवर्ब क्या होते हैं, किसी भी वर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहां पर समझिए कि वह मुझसे मिलने के लिए आया, है ना, वह मुझसे मिलने के लिए आया, तो ही केम टू सी, है ना, वह आया तो क्यों आया, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो टू सी मिलने के लिए, किससे, मुझसे। तो देखो यहां आ रहा है इन्फिनेटिव, तो किसकी तरह काम कर रहा है भाई, किसकी तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है क्यों आया था वो, मिलने के लिए, है ना। हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, है ना, तो बी ईट टू लिव, बी ईट, तुम क्यों खाते भाई, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए विशेषता बता रहा है ना, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। वह उससे मिलने के लिए उत्सुक है ना, वह उससे मिलने के लिए उत्सुक है, तो सी इज ईगर, वह उत्सुक है, टू मीट, मिलने के लिए, हिम, उससे मिलने के लिए वह उत्सुक है, वह, तो टू मीट क्या है, इन्फिनेटिव है, वह यह खेलने का समय नहीं है ना, यह खेलने का समय नहीं है, दिस इज नॉट टाइम टू प्ले, तो देखो ये नाउन है और ये नाउन है टाइम, और टाइम तो नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, किसी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कर। तो इस तरह से जीरेंडियल इन्फिनेटिव समझ में आ गया। जीरेंडियल इन्फिनेटिव कैसा होते हैं, या जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की तरह कार्य करें, और सिंपल इन्फिनेटिव क्या होते थे, जो सिर्फ नाउन की तरह कार्य करे, तो नाउन की तरह कार्य करे, तो नाउन के 5 कार्य थे, है ना। तो ऐसे ही जीरेंडियल, तो वो हम एडजेक्टिव और एडवर्ब बता दिया, कहां एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, कहां एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, और जितने भी आपकी बुक में अगर इन्फिनेटिव से संबंधित सेंटेंस दिए गए हैं तो उन एक्सरसाइज को क्लियर करें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। कोई भी सेंटेंस फिर भी ना समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।